नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे न्यायपालिका का। किसका अध्ययन कर रहे थे भाई? न्यायपालिका का। और न्यायपालिका में हम देख रहे थे सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में हमने गठन किया है, मतलब अध्ययन किया है गठन का, कि भाई इसका गठन कैसे होता है। सबसे पहले तो भाई इसकी स्थिति देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति क्या होती है, मतलब किस कंडीशन में होता है। स्वतंत्रता के लिए हमेशा कोशिश की गई है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र रहे। दूसरा, हमने देखा होगा न्यायाधीशों की नियुक्ति देखी हमने कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार है। हमने देखा भी है कि हमेशा विवादित रही है। तीसरा, हमने न्यायाधीशों को पद से हटाना, क्यों, ये चीजें हमने देखी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी यहां तक कंडीशन हम देख ली। अब हम जो आज टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है न्यायपालिका की संरचना, कि इसकी संरचना कैसी है, किस प्रकार से काम करता है, किसकी अवस्थिति क्या है, ये देखना है आज हमें। न्यायपालिका की संरचना। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह है कि न्यायपालिका भारत में बहुत ही मजबूत स्थिति में स्थापित किया गया है न्यायपालिका को, और इसकी जो संरचना है वो पिरामिड के आकार की है, मतलब पिरामिड के आकार की है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। सबसे ऊपर है आपका सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊपर कौन सा है भाई? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है उच्च न्यायालय। कौन से न्यायालय भाई? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालयों के अधीन है जिला न्यायालय, और इन जिला न्यायालयों के अधीन है अधीनस्थ न्यायालय, जिन्हें हम अक्सर तहसील न्यायालय भी कहते हैं। एक ही नाम है, केवल समझाना है। एक तो ये चीज हो गई कि पिरामिड के आकार से। अब मैं इनको अलग अलग तरीके से कौन कौन से के पास कौन कौन से राइट्स हैं और किस प्रकार के फैसले सुनते हैं, कैसे बताते हैं, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो देख लेना एक बार। और इसी के साथ एक बात और समझा दूं आपको मैं। मुकदमे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। मुकदमे सदैव दो प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन से? दीवानी और दूसरा फौजदारी। अब कहेंगे सर दीवानी मुकदमों से तात्पर्य, मतलब इनमें अपराधों का डिवाइडेशन किया गया है, बांटा गया है। जमीन जायदाद का बंटवारा, विवाह, तलाक,
गोद आदि। ठीक है, और भी आएंगे बहुत सारे, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। फौजदारी में हत्या, मारपीट, तोड़फोड़, हत्या, मारपीट, तोड़फोड़, बलात्कार व अन्य संगीन अपराध, इनको किस श्रेणी में रखा जाता है? फौजदारी। और इनको किस श्रेणी में रखते हैं भाई? दीवानी में। तो एक तो ये कहने का मतलब दोनों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। ठीक है, अब मैं आपको पिरामिड में सबसे पहले ले चलता हूं सर्वोच्च न्यायालय में। कहां ले चलता हूं भाई? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा होता है। यह अपील का अंतिम न्यायालय होता है। यह रिट या रिट जारी करने का अधिकार रखता है। यह मौलिक अधिकारों की सुनवाई कर सकता है। यह निम्न यह निम्न न्यायालयों का पर्यवेक्षण कर सकता है। यह न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यह किसी भी मुकदमे को निम्न न्यायालयों से ऊपर मंगवा सकता है। ये हो गया। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा होता है। यह अपील का अंतिम न्यायालय होता है, मतलब इससे आगे अपील नहीं होती किसी मामले में। यह रिट जारी करने का अधिकार रखता है। यह मौलिक अधिकारों की सुनवाई कर सकता है। यह निम्न न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है। यह न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यह किसी भी मुकदमे को निम्न न्यायालयों से ऊपर मंगवा सकता है। उच्च
न्यायालय यह राज्य स्तर, यह उच्चतम न्यायालय के बाद सबसे बड़ा न्यायालय होता है। यह निम्न न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है। निम्न न्यायालयों की अपील पर सुनवाई करता है। निम्न न्यायालयों से मुकदमे ऊपर मंगवा सकता है। मौलिक अधिकारों की सुनवाई कर सकता है। रिट जारी कर सकता है। यह राज्य का उच्चतम न्यायालय के बाद है। मतलब सबसे बड़ा तो कौन सा है भाई? उच्चतम न्यायालय। मतलब उच्चतम न्यायालय तो है ही है, वो तो सुप्रीम है भाई, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। ठीक है, पूरे देश में सुप्रीम हो तो नाम ही पर्याप्त है उच्चतम, मतलब उससे ऊंचा कोई नहीं है। के बाद सबसे बड़ा, राज्य में सबसे बड़ा न्यायालय होता है। यह निम्न न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है, जैसे अधीनस्थ न्यायालय है, जिला न्यायालय है, इनका पर्यवेक्षण करता है। निम्न न्यायालयों की अपील पर सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं कर सकता ये, इसकी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। मतलब उच्च न्यायालय की उच्चतम न्यायालय कर सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की सुनवाई ये नहीं कर सकता। पिरामिड समझाया था मैंने आपको, दोबारा बता दूंगा। निम्न न्यायालयों से मुकदमे ऊपर मंगवा सकता है, अधीनस्थ और जिला न्यायालयों से मुकदमे ऊपर मंगवा सकता है। मौलिक अधिकारों की सुनवाई कर सकता है। जो मौलिक अधिकार है ना, उनकी क्या कर सकता है, ये सुनवाई कर सकता है। और रिट जारी कर सकता है। रिट के बारे में समझाऊंगा, रिट क्या होती है। जिला न्यायालय यह जिला स्तर के मुकदमों की सुनवाई करता है। संगीन अपराधों के मामले में फैसले देता है। अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण करता है। अधीनस्थ अदालतों के फैसलों
की अपील पर सुनवाई करता है। कहने का मतलब यह है कि जिला न्यायालय या जिला स्तर के मुकदमों की सुनवाई करता है, संगीन अपराधों के मामले में फैसले देता है, अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण करता है, अधीनस्थ अदालतों के फैसलों की, अधीनस्थ अदालतें जो हैं जैसे तहसील स्तर के, उनके फैसलों की अपील पर सुनवाई करता है। यह तहसील स्तर का न्यायालय होता है। किस स्तर का होता है भाई? तहसील स्तर का। इसमें दीवानी व फौजदारी दोनों ही मुकदमों की सुनवाई की जाती है। यह फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए टीमों का गठन कर मुकदमों की सुनवाई का कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि न्यायपालिका की एक संरचना है और उस संरचना के अनुसार, अभी मैंने बता दिया आपको, दोबारा एक बार समझा देता हूं। उच्चतम न्यायालय पढ़ लिया आपने, उच्चतम न्यायालय श्रेष्ठ होता है, इसके नीचे होते हैं उच्च न्यायालय। ये तो एक ही है, ये है 24 प्लस एक और हो गया भाई, आजकल 25 हो गई टोटल अब, ठीक है। हाँ, आप इसको कह सकते हैं 25, ठीक है। जिला न्यायालय प्रत्येक जिला स्तर पर एक, जैसे राजस्थान में कितने हो गए भाई? 33, और एक हो गया अधीनस्थ न्यायालय, जिसे आप क्या कह सकते हैं भाई? तहसील न्यायालय। तो विद्यार्थी, ये है आपका पिरामिड। मैंने हर एक का आपको डाटा समझा दी कि उच्चतम न्यायालय की पावर्स क्या हैं, किस प्रकार से काम करता है, उच्च न्यायालय की पावर्स क्या हैं, किस प्रकार से काम करता है, जिला न्यायालय की पावर्स क्या हैं, किस प्रकार से काम करता है, और अधीनस्थ न्यायालय क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं। अब एक शब्द आया था रिट, और एक शब्द आया था, अभी समझा देता हूँ क्योंकि आगे इसका डिस्क्रिप्टिव लेवल पढ़ेंगे आप, मौलिक अधिकार।
आपने मौलिक अधिकार पढ़े, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का। एक तो ये जो मौलिक अधिकार हैं आपके, इन मामलों में केवल दो ही न्यायालय अधिकृत हैं। एक तो है उच्चतम और दूसरा है उच्च। केवल दो ही न्यायालय हैं जो इनकी सुनवाई कर सकते हैं। एक तो ये अच्छे से याद कर लेना, केवल दो ही न्यायालय हैं मौलिक अधिकारों के मामले में सुनवाई करने वाले, एक तो उच्चतम न्यायालय और एक उच्च न्यायालय। इसके अलावा जो नीचे के हैं, जिला न्यायालय और एक अधीनस्थ न्यायालय, इनको इसकी सुनवाई का अधिकार नहीं है। केवल ये दो ही न्यायालय हैं जो मौलिक अधिकारों से संबंधित विवादों की सुनवाई कर सकते हैं। अब इनके लिए ये रिट याचिका, रिट जारी करते हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। ये 5 रिट हो गई। उच्चतम न्यायालय तो जारी करता है अनुच्छेद 32 में, मौलिक अधिकारों की सुनवाई के लिए अनुच्छेद 32 में ये 5 याचिकाएं दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 226 में। समझने की बात है ये, मतलब दोनों के पास अलग अलग राइट्स हैं अपने। ये अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और ये अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है, ठीक है। और केवल दो ही न्यायालय अधिकृत हैं इनकी सुनवाई के लिए, बाकी न्यायालयों को अधिकार नहीं है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, इनके बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं और फिर जैसे भी आगे टॉपिक आएगा इनके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव लेवल पर समझ लेंगे कि किस प्रकार से याचिकाएं दायर होती हैं और इनका अर्थ क्या होता है। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब आज हमने जो आपका न्यायपालिका थी, सर्वोच्च न्यायालय थे, और या फिर हम न्यायपालिका की जो संरचना है, किस प्रकार से न्यायपालिका कार्य करती है, नीचे के न्यायालय कैसे अधीन होते हैं, नीचे के न्यायालयों को ऊपर कैसे मतलब मुद्दों को ऊपर कैसे मंगवा सकते हैं, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन है, ये आपने अध्ययन किया है। आज ही क्लास में इतना ही, नेक्स्ट कल देखते हैं।